नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने एसएससी की किरण पब्लिकेशन किताब से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन, जिसको 2024 एडिशन कहा जाना चाहिए, फॉलो कर रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस और इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को हमने लिंक किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इन क्वेश्चंस को, इन सेंटेंसेस को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 4 मार्च 2018 और 5 मार्च 2018 को होने वाले एग्जाम्स में आए हैं। तो आप इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को, इन सेंटेंसेस को अपने वाले एडिशन में, अपने वाले बुक में ढूंढ सकते हैं। और ये जो है कॉमन एरर की 9वीं वीडियो है इस किताब से। इससे पहले भी कॉमन एरर के काफ़ी सेशंस हो चुके हैं। ये रखा है आपके सामने पहला सेंटेंस इस वीडियो का, जो कि 52वां सेंटेंस है इस एडिशन के हिसाब से, जिस एडिशन को मैंने अभी यहाँ पर रेफर किया था। ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वाज अनरिकॉग्नाइजेबल। देखिए, सबसे पहले हम सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ पर किस तरह की स्ट्रक्चर का यूज हुआ है, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ड्यू टू के बारे में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। ड्यू टू जो ये वर्ड है, या ये जो मल्टी वर्ड कॉम्बिनेशन है, ये एक मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन कहा जा सकता है। ये प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रीपोजिशन है। चलिए समझ लेते हैं ड्यू टू को। देखिए, ड्यू टू मैंने जैसे कि बताया कि एक प्रीपोजिशन है, तो निश्चित रूप से ही इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि कोई नाउन या कोई प्रोनाउन हो सकता है। अब नाउन में कोई रेडीमेड नाउन भी हो सकता है, और वर्ब की फॉर्म मिल गई तो आप उसे क्या बना देते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जेरेंड बना देते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से एक और प्रीपोजिशन होता है जो इसके सिमिलर फंक्शन में होता है, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच में होता है, और वो है ओइंग टू। इसको भी आपने कई बार जो है नोटिस किया होगा। ओइंग टू भी एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो उसके बाद भी इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। अगर वर्ब मिलती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म लिख दी जाती है, मतलब उसको जेरेंड बना दिया जाता है नाउन बनाने के लिए। अब ये दोनों के दोनों जो प्रीपोजिशन हैं ये लगाए क्यों जाते हैं? ये दोनों प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं किसी कॉज या रीजन को रिफर करने के लिए। मतलब इन प्रीपोजिशन के बाद जिस ऑब्जेक्ट को आप लिखोगे वो ऑब्जेक्ट कॉज या रीजन होना चाहिए किसी एक्शन के होने या ना होने का, किसी एक्शन के करने या ना करने का, किसी स्टेट के एग्जिस्टेंस में होने या ना होने का। मतलब इन प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो कॉज या रीजन होता है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट हम लिख रहे हैं ये क्या होता है, कॉज या रीजन होता है। यानी कि इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है कॉज या रीजन को ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के किसी पार्ट से जोड़ने के लिए, या यूं कह दीजिए कि ये दोनों प्रीपोजिशन कॉज या रीजन को रिफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए, ड्यू टू और ओइंग टू बिकॉज ऑफ के सिमिलर फंक्शन में होते हैं। एक और प्रीपोजिशन है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ भी जो है कोज या रीजन को रिफर करने के लिए ही लगाया जाता है। आप बिकॉज ऑफ देखिए क्या लगा हुआ है, बिकॉज लगाए फिर उसके बाद ऑफ लगाए। ऑफ प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है। एक्चुअली में बिकॉज ऑफ भी एक मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन है, और इस मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं कोज या रीजन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। ये यूं कह लीजिए कि बिकॉज ऑफ भी कोज या रीजन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। तो ये तीन जो आपके सामने प्रीपोजिशन है सिमिलर फंक्शन में होता है। तीनों के तीनों जो है कोज या रीजन को रिफर करने के लिए लगाए जाते हैं। अब देखिए, ड्यू टू और ओइंग टू में भी एक डिफरेंस है। ग्रामेरियन जो ट्रेडिशनलिस्ट बोला जा सकता है इनको, या जो ग्रामर की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जुड़े रहते हैं, छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, उन ग्रामेरियंस के हिसाब से ड्यू टू और ओइंग टू में भी एक डिफरेंस है। इस ड्यू टू के और ओइंग टू के डिफरेंस को जरा एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। यहाँ मैंने ड्यू टू लिखा। अच्छा, ये मैं बीच का डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, कहीं किसी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर दोनों लिखे हुए आ गए, दोनों ऑप्शन लिखे हुए आ गए, तो आप कौन सा जो है चुनेंगे, या किसी क्लोज टेस्ट में अगर दोनों लिखे हुए आ गए तो कौन सा वाला जो है आप पिक करेंगे। देखिए, ड्यू टू प्रीपोजिशन है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा होगा,
और ओइंग टू भी प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी कोई इसका ऑब्जेक्ट लिखा होगा, जो कि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, कोज या रीजन को रिफर करेंगे, कोज या रीजन को रिफर करेंगे। ये भी कोज या रीजन को रिफर करेगा, किसी एक्शन के होने या ना होने के कोज को, या रीजन को किसी स्टेट के होने या ना होने के कोज या रीजन को। अब देखिए जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोनों की दोनों मैंने आपके सामने लिखी है, ड्यू टू प्लस ऑब्जेक्ट और ओइंग टू प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाती है। तो दोनों की दोनों प्रीपोजिशन फ्रेज है, तो ये भी या तो एडजेक्टिव के फंक्शन में आएंगी या एडवर्ब के फंक्शन में आएंगी। बस यही डिफरेंस है। जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस है, जो ट्रेडिशनलिस्ट है, उनका कहना ये है कि ये जो ड्यू टू से बनने वाली प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में कंसीडर करना ज्यादा सुटेबल है, या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ड्यू टू के द्वारा बनाई गई प्रीपोजिशनल फ्रेज, ड्यू टू के द्वारा लिखा गया कोज या रीजन, ड्यू टू के द्वारा कनेक्ट किया गया कोज या रीजन ऑब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर किया जाना चाहिए, कंसीडर किया जाना चाहिए। ओइंग टू के द्वारा जो प्रीपोजिशन, ओइंग टू प्रीपोजिशन के द्वारा जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमने बनाई है, इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को एडवर्ब फ्रेज कंसीडर किया जाना चाहिए। इसको एडवर्ब फ्रेज कंसीडर करना ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से मेल खाता है। एडवर्ब फ्रेज कंसीडर किया जाना चाहिए। इसको जरा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, हर सक्सेस वाज ड्यू टू हार्ड वर्क। ठीक है, एक ये ऑप्शन है आपके पास, एक दूसरा ऑप्शन ये है ओइंग टू हार्ड वर्क। तो आप यहाँ पर कौन सा लगाना प्रीफर करेंगे? अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में कहीं पर भी ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएं, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा वाला लगाना प्रीफर करेंगे? ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस के हिसाब से, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, ग्रामर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जो है आप यहाँ पर प्रीफर करेंगे ड्यू टू हार्ड वर्क, क्योंकि ड्यू टू हार्ड वर्क जो है एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, और चूंकि यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब लगी है, तो लिंकिंग वर्ब को अपने बाद एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए, और वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव फ्रेज बन सकती है इस सब्जेक्ट के लिए। जबकि ओइंग टू के द्वारा जो आप प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा रहे हैं, ओइंग टू के द्वारा जो आपने रीजन या कोज बताया है, उसकी सक्सेस का कोज क्या है, रीजन क्या है, हार्ड वर्क। इसके द्वारा ये जो ओइंग टू के द्वारा आपने जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है एडवर्ब के फंक्शन में ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है, ज़्यादा सुटेबल होती है। ट्रेडिशनल ग्रामर का मानना है कि इसको एडवर्ब फ्रेज के रूप में कंसीडर करना ज़्यादा ग्रामेटिकल है। तो यहाँ पर कौन सी सही हो जाएगी? ड्यू टू हार्ड वर्क। अब देखिए फिर से मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये लिखा मैंने, सी was successful due to hard work। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब, और ये लगा उस लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव जो कि बन गया कॉम्प्लीमेंट इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब ये जो ड्यू टू हार्ड वर्क प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है, अब ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में नहीं लगाई गई। एडजेक्टिव तो हमने लिख दिया, हमें लिंकिंग वर्ब के बाद एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, वो हमने लिख दिया सक्सेसफुल एडजेक्टिव इस सी का कॉम्प्लीमेंट बनाकर। अब ये ड्यू टू हार्ड वर्क जो है सी के लिए नहीं लगाई गई, सी का कॉम्प्लीमेंट बना के नहीं लगाई गई। ये ड्यू टू हार्ड वर्क जो फ्रेज लगाई गई है, ये सक्सेसफुल के बारे में बताने के लिए लगाई गई है। सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, तो ये हो गई आपकी एडवर्ब फ्रेज। अगर कोई फ्रेज, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी एडजेक्टिव के लिए आई है, तो निश्चित रूप से उसको एडवर्ब फ्रेज कंसीडर करोगे। बस यहीं पे ग्रामेरियंस, जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस है, जो ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के साथ चिपके रहो, वो ये कहते हैं कि ठीक तो ये भी है, मॉडर्न इंग्लिश में ये भी यूजेबल है, और इस तरह से आपको सैकड़ों सेंटेंस लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा ठीक है कि आप इसके साथ, इसकी जगह पर ओइंग टू हार्ड वर्क यूज करें, ओइंग टू हार्ड वर्क यूज करें, ये ज्यादा सही है।
2 बार क्लिक कर दिया मैंने। मॉडर्न यूसेज में, इंग्लिश के मॉडर्न सेंटेंसेस में ड्यू टू हार्ड वर्क को भी एडवर्ब फ्रेज बनाकर लिख दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा सही है कि ओइंग टू हार्ड वर्क को लिखा जाए, जो कि एक प्रॉपर एडवर्ब फ्रेज के रूप में अभी तक इंग्लिश में इस्तेमाल होती आई है। तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया, उस पर एक क्लिक किया। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह से इस फ्रेज को पहले भी लिखा जा सकता था। आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते थे। प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते थे आर्टिस्टिक मैनर में लिखने के लिए। आप लिख देते हैं ड्यू टू हार्ड वर्क सी वाज सक्सेसफुल। तो फिर से वही बात, ये जो ड्यू टू हार्ड वर्क लगाई गई है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है सक्सेसफुल के बारे में बताने के लिए। सक्सेसफुल के बारे में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है तो ये फ्रेज आ गई उस एडजेक्टिव के लिए। सक्सेसफुल तो एक एडजेक्टिव है, तो इसको एडवर्ब फ्रेज कंसीडर किया जाना चाहिए। सेंटेंस सही तो अभी भी है, लेकिन ज्यादा सही होता अगर आप प्रॉपर एडवर्ब फ्रेज को यूज करते। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ड्यू टू को एडवर्ब फ्रेज की तरह भी यूज किया जा सकता है मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन ज्यादा सही है अगर आप प्रॉपर एडवर्ब फ्रेज को लिखें ओइंग टू हार्ड वर्क। ये ज्यादा फॉर्मल है, ज्यादा सही है। वापस वाले सेंटेंस पर आते हैं जो सबसे पहले मैंने बताया था। क्या जब ड्यू टू जिसके बारे में मैंने बताया कि ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस इसको एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, अगर ड्यू टू को एडवर्ब फ्रेज की तरह इस्तेमाल कर लिया मैंने इन दोनों सेंटेंस में, तो क्या ओइंग टू को एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर नहीं किया जा सकता था? नहीं किया जाता। मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न यूसेज में इस तरह की अगर यहाँ पर आप ओइंग टू लिख देते तो इसको गलत कंसीडर किया जाता है। ड्यू टू जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फ्रेज में आ सकती है। ड्यू टू प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन ओइंग टू हार्ड वर्क को एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर करना बहुत ज्यादा अपसर्ड है, ग्रामेटिकली अपसर्ड है। ये बेसिक जो है डिफरेंस है ड्यू टू में और ओइंग टू में। चलिए वापस सेंटेंस में आते हैं। तो ड्यू टू द स्नो, ड्यू टू प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद लिखा गया है उसका ऑब्जेक्ट रीजन या कोज को बताने के लिए, कोज या रीजन को बताने के लिए। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये किस फंक्शन में है? ये फंक्शन, इसका फंक्शन है आई किसके लिए है? किसी भी वर्ड, किसी भी फ्रेज, किसी भी क्लोज का फंक्शन बताने के लिए। ये देखो कि वो आई क्यों है, किसके लिए आई है, किस वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए आई है। क्या मार्क्स को मॉडिफाई करने के लिए आई है? जो मार्क्स थे उसका रीजन या उसका कोज स्नो था? नहीं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना अनरिकॉग्नाइजेबल एडजेक्टिव, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज से बना अनरिकॉग्नाइजेबल। रिकॉग्नाइज क्या है? वर्ब। रिकॉग्नाइज एक वर्ब है और रिकॉग्नाइज से बना एक एडजेक्टिव रिकॉग्नाइजेबल। इसी तरह से बनते हैं वर्ड्स। ठीक है, ये बन गया एडजेक्टिव। फिर इसी का उल्टा बनाने के लिए इससे पहले अन लगा दिया, यूएन, अनरिकॉग्नाइजेबल। तो जो एडजेक्टिव लगा है इस एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए आई है, और अगर इस एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए आई है तो निश्चित तौर पर ही मैं इसको एडवर्ब फ्रेज कंसीडर करूंगा। फिर आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन है मार्क्स, तो मार्क्स के साथ वाजनी वर आना चाहिए था, यही सेंटेंस में एरर है। और अनरिकॉग्नाइजेबल एडजेक्टिव हो गया कॉम्प्लीमेंट उस मार्क्स के लिए। तो ये हो गया 52 सेंटेंस। ड्यू टू ओइंग टू के बारे में हमने जान लिया, बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ गए, यहां पर गलती थी। चलते हैं 53 पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, acceptance is not about allowing everything to occur or to go on. It is neither related to passivity and weakness, nor is it about confirmation or mediocrity. एक्चुअली में यहाँ पर ये जो है कोमा है, टाइपिंग एरर हो गई है। ठीक है, ये कोमा है, वीकनेस के बाद यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, यहाँ पर फुल स्टॉप की कोई जरूरत नहीं थी। फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ लेंगे आप। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, इट इज नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस, नॉर इज इट अबाउट कंफर्मेशन और मीडियोक्रिटी। सेंटेंस को इंटरप्रेट करना स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस बना है एक्सेप्ट से, एक्सेप्ट होती है वर्ब, और वर्ब से बन गया नाउन एक्सेप्टेंस, और ये है नाउन। अब नाउन है तो निश्चित तौर पर ही ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर स्कोप नहीं है। सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नेचर का है, तो सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं होती, लेकिन अनकाउंटेबल जो
नाउन होते हैं वो सिंगल यूनिट ही कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर लग गया लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब लग गई तो उसके बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट है क्या? कॉम्प्लीमेंट है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। अबाउट प्रीपोजिशन हो गया, कंसर्निंग या रिलेटिंग के मीनिंग को कन्वे करने के लिए कंसर्निंग, कंसर्निंग। अबाउट प्रीपोजिशन हो गया कंसर्निंग या रिलेटिंग। अरे मेरी राइटिंग इतनी खराब क्यों आती है यार इस बोर्ड पर, वैसे तो कागज पे भी खराब ही आती है। या रिलेटिंग के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ठीक है। अबाउट प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद बन लगा है उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट चूंकि एक वर्ब थी तो वर्ब को जिरेंड की फॉर्म में ले गए उसको नाउन बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नाउन ही हो सकते हैं, तो ये लगा दिया हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरेंड। अभी जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हो गई सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट, इज लिंकिंग हमने उसको लिंक कर दिया। नोट एडवर्ब लग गया इस स्टेट का निगेशन बताने के लिए कि ये स्टेट नहीं है। अब चूंकि ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट थी अलाउइंग, ये एक जिरेंड थी, और जिरेंड भी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब ही होते हैं, तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, और वो वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव नेचर की, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसने ले लिया अपने बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगा हुआ है यहाँ पर इन्फिनेटिव टू अकर और टू गो ऑन। एक्चुअली में दो इन्फिनेटिव को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर लिखा गया है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है अल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, अल्टरनेट ऑप्शन या अल्टरनेट चॉइसेस को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। तो दो इन्फिनेटिव के बीच में और कंजंक्शन लगाकर उनको अल्टरनेटिव्स की तरह जोड़ा गया है, टू अकर और टू गो ऑन। गो ऑन जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग या टू कंटिन्यू। तो ये 2 + V1 और वो 2V1 अल्टरनेट ऑप्शंस की तरह, अल्टरनेट चॉइसेस की तरह जोड़े जा रहे हैं और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन से। अच्छा, ये जो दोनों इन्फिनेटिव है ये आए क्यों हैं? ये आए हैं इस अलाउ वर्ब के बारे में बताने के लिए कि जो अलाउ एवरीथिंग है, इस अलाउंस का या किसी एवरीथिंग को अलाउ करने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, टू अकर और टू गो ऑन। तो अगर ये वर्ब के बारे में बताने के लिए आया है तो मैं इनको क्या कंसीडर करूंगा, इस इन्फिनेटिव को मैं एडवर्ब कंसीडर करूंगा, और ये वाला इन्फिनेटिव भी क्या होगा, मेरा एडवर्ब हो गया। इस तरह से दो इन्फिनेटिव, दो नॉन फाइनाइट वर्ब को और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया, जो कि फंक्शनली फंक्शन के आधार पर एक एडवर्ब है। ये दो एडवर्ब हैं। कोमा लगाया गया, कोमा लगाकर हम जो है दूसरी क्लोज को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इट उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिंकिंग वर्ब आ गई, और लिंकिंग वर्ब के बाद लगा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट। कहाँ है ये? रिलेटेड, इट इज रिलेटेड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल को कॉम्प्लीमेंट बनाया गया है इट सब्जेक्ट के लिए। इट मीन्स ये क्या है, रिलेटेड आपका एडजेक्टिव हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट बन गया इट का, इज लग गई लिंकिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है एक नाइदर। नाइदर क्या है? नाइदर एक्चुअली में डिटर्मिनर भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाइदर जो वर्ड है वो डिटर्मिनर, प्रोनाउन और एडवर्ब तीनों फंक्शन में आ सकता है। फिर एक और जो है, आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। सेंटेंस में एक और वर्ड आया है नोर। नोर जो है एक कंजंक्शन है। एक्चुअली में मैं आपको नाइदर और नोर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, नाइदर नोर के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जीवन भर के लिए क्लियर कर देंगे। इस तरह की बातें जो है, इस तरह की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के द्वारा ही समझाई जाती है। चलो चल लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाइदर नोर पर। नाइदर नोर है क्या, ये किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, और किस तरह से किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश करता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से इसको जोड़ते हैं। नाइदर और फिर कुछ लिखा रहेगा यहाँ पर, फिर नोर लिखा रहेगा, फिर नोर के बाद भी कुछ लिखा रहेगा। इस टाइप से होते हैं। एक्चुअली में जो नाइदर नोर है ये एक को रिलेटिव कंजंक्शन है। ये है एक को रिलेटिव कंजंक्शन, को रिलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए जो को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होता है, पेयर्स में काम करता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, को रिलेटिव मतलब एक साथ, को का मतलब एक साथ, रिलेटिव का मतलब रिलेट कर रहे हो। एक ऐसा कंजंक्शन जो एक साथ रिलेट कर रहा हो, तो एक साथ रिलेट करेगा तो दो से ज़्यादा शब्दों को करेगा।
दो को करेगा या दो से ज्यादा को करेगा। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं दो से ज्यादा को रिलेट करने के लिए, दो से ज्यादा को जोड़ने के लिए, है ना। ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये जो कंजंक्शन होते हैं ये कभी सिंगल नहीं होते, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कुछ भी समझ लो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। अब देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में मैं और एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें लिखना चाहूं तो और कौन कौन से वर्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन है। जैसे आपने सुना होगा आइदर और के बारे में, आइदर और के बारे में आपने सुना होगा, बोथ एंड के बारे में, एक नाइदर नोर हमारा हो गया। एक आपने सुना होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में। एक आपने सुना होगा वेदर और के बारे में। और भी हो सकते हैं, ETC लिख देता हूं मैं, ये मेन है, मुख्य जो आपके सामने आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो जितने भी ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है इनके जो एंड वाला वर्ड है नोर, और, एंड, बट और फिर से और, ये वाला वर्ड ही कंजंक्शन के फंक्शन में है। ये वाले जो वर्ड है नाइदर, आइदर, बोथ या ओनली या वेदर, ये तो एडवर्ब होते हैं। हाँ वेदर कंजंक्शन भी होता है लेकिन वो एडवर्ब भी हो जाता है। तो ये सारे के सारे चाहे नाइदर हो, आइदर हो, बोथ हो, ओनली हो, वेदर हो, ये एडवर्ब, प्रोनाउन या डिटर्मिनर में से कुछ हो सकते हैं। और कोरिलेट कंजंक्शन का जो कंजंक्शन वाला जो भाग है, कंजंक्शन वाला जो पार्ट है वो बाद वाला है, और, नोर, और, एंड, बट, और ये सारे के सारे कंजंक्शन, चाहे नोर की बात करो, और की बात करो, एंड की करो, बट की करो या फिर से और की बात करो, ये कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बता रखी हैं कि कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। और सेम रैंक की स्ट्रक्चर से मतलब होता है वो स्ट्रक्चर्स, वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस, वो क्लोजेस जो ग्रामेटिकली या सिंटैक्टिकली सेम लेवल पर हो। नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से, इस तरीके से जो ग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली सेम रैंक की स्ट्रक्चर हो। अब जो कि कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है उनमें भी कोऑर्डिनेट नेचर, जो कंजंक्शन का जो भूमिका है वो कोऑर्डिनेट नेचर के ऊपर है, कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन के ऊपर है। तो कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन ही कोरिलेटिव कंजंक्शन है। एक तरीके से ये समझने की बात कोशिश कीजिए। उनसे पहले नाइदर, आइदर, बोथ, नॉट ओनली या वेदर लगाया गया है रिलेट करने के लिए किसी और वर्ड को। भाई कोरिलेटिव कंजंक्शन का क्या मतलब है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो जोड़ने का काम ये कंजंक्शन कर रहा है, और रिलेट कर, जिससे रिलेट किया जाना है उस दूसरे वर्ड, उस दूसरी फ्रेज, उस दूसरी क्लोज को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है वो वर्ड, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली या वेदर। और ये हो जाते हैं एडवर्ब, प्रोनाउन या डिटरमिनर। तो जिस प्रकार से अब चूंकि कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन से ही कोरिलेटिव कंजंक्शन बने हैं, या कोरिलेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सिमिलर रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। यूं कहिए कि पैरेलल स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। और पैरेलल स्ट्रक्चर से मतलब है जो कि ग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली पैरेलल हो, एक जैसी हो। ठीक है, नाउन को जोड़ रहे हैं तो नाउन से जोड़ेंगे, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेंगे, अगर क्लोज को जोड़ रहे हैं तो क्लोज से जोड़ेंगे, फ्रेज से ना जोड़ देंगे, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज से जोड़ेंगे। ये है पैरेलल स्ट्रक्चर को जोड़ने का मतलब। पैरेलल स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, और इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो जोड़ने वाला काम है वो कोऑर्डिनेट नेचर के ऊपर, कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन के ऊपर है। और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन के बारे में आपको पता है, सिमिलर रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है, ग्रामेटिकल और सिंटैक्टिकली सिमिलर हो उनको जोड़ता है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इतनी ये बेसिक बातें हैं, आगे चल लेते हैं। और अच्छे से नाइदर नोर पर बात कर रहे हैं ना, अपने डिस्कशन को यहीं तक सीमित रखते हैं जरा आज।
बाकी फ्रेज, बाकी के जो कंजंक्शन है वो भी इसी तरह से बिहेव करते हैं। जो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सभी पर वैलिड है, बस एग्जाम्पल इसके दूंगा। अब देखिए, अगर नोर की हम बात करें तो नोर कंजंक्शन है, और ये है कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन, अब ये चूंकि कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट नेचर के जो कंजंक्शन होते हैं वो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, और क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जब क्लोजेस को जोड़ेगा, जब कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसी क्लोज को जोड़ेगा या दो क्लोजेस को जोड़ेगा या दो से ज्यादा क्लोजेस को जोड़ेगा, तो वो कोऑर्डिनेट क्लोजेस होती हैं। और कोऑर्डिनेट क्लोजेस जो है इंडिपेंडेंट क्लोजेस होती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, उनका मीनिंग, उनका एग्जिस्टेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है, इतना लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है। और कोऑर्डिनेट क्लोज जो है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज होती हैं, क्लोज होती हैं। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ता है, तो वर्ड्स और फ्रेजेस क्या क्या हो सकते हैं? नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, वर्ब हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है। यही तो हो सकते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मोस्ट केसेस में इन्हीं को तो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। या तो नाउन को नाउन से जोड़ रहा होगा, या प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ रहा होगा, या एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ रहा होगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ रहा होगा, या एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ रहा होगा। जब कंजंक्शन नाउन को नाउन से जोड़ रहा होगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी। नोर, यहां पर लिखा है नाउन, यहां पर लिखा है नाउन। फिर ये जो नाइदर है, ये नाइदर भी किससे पहले लिखा होगा? जिससे कोरिलेट किया जा रहा है। नोर कंजंक्शन इस नाउन को जोड़ रहा है इस नाउन से कोरिलेट करते हुए, आपस में कुछ रिलेशन बताते हुए। तो ये नाइदर भी इस नाउन से पहले लगा होगा। ऐसी प्रोनाउन के केस में हो सकता है। अब देखिए, ये जो नोर है ये तो कंजंक्शन हो गया इन दोनों नाउन को जोड़ने के लिए, लेकिन नाइदर क्यों लगा है? नाइदर लगा है इस नाउन से पहले। नाइदर अगर इस नाउन से पहले लगाया तो क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। अगर नोर कंजंक्शन दो वर्ब को जोड़ रहा होगा, यहां पर वर्ब लगी है, यहां पर वर्ब लगी है, तो नाइदर इस वर्ब से पहले लगा होगा। अगर नाइदर वर्ब से पहले लगा है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया, तो अब उसे क्या कंसीडर करेंगे? एडवर्ब कंसीडर करेंगे। इसी प्रकार से जब नोर कंजंक्शन एडजेक्टिव को जोड़ देगा एडजेक्टिव से, तो ये जो नाइदर है, नाइदर कह लो, नीदर कह लो, ये इस एडजेक्टिव से पहले लगा होगा। इस प्रकार से ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो ये तो नोर तो कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेट नेचर का, ये जो वर्ड होता है नाइदर, ये डिटरमिनर या एडवर्ब हो सकता है इस कंजंक्शन फ्रेज में। प्रोनाउन का है स्कोप नहीं होता, नाइदर के प्रोनाउन होने का यहाँ स्कोप खत्म होता है, स्कोप नहीं होता, क्योंकि जोड़ने की बात हो रही है। ये और बेसिक चीजें समझ में आ गई। चलिए इन्हीं सारी चीजों को ना एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की तो मैंने लिखा सी लाइक्स नाइदर विस्की नॉर स्कॉच। सी हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, लाइक्स है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पर क्या किया गया? दो ऑब्जेक्ट को नोर कंजंक्शन से जोड़ा गया। ये विस्की भी इसका ऑब्जेक्ट है पहला, ये इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट को नोर कंजंक्शन से जोड़ा गया। ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन है, यानी कि दो नाउन को नोर कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है। तो नोर कंजंक्शन जोड़ता किसे है, इस पर भी जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जो नोर कंजंक्शन है ना, ये और का ही नेगेटिव वर्जन है, इसी का नेगेटिव वर्जन है। और क्यों लगाते हैं हम? और लगाते हैं हम ऑल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए, ऑल्टरनेट ऑप्शंस या ऑल्टरनेट चॉइसेस को जोड़ने के लिए। यहाँ पर लिख देता हूं ऑल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए, को लिंक करने के लिए। अब इसका ही नेगेटिव वर्जन है नोर, तो नोर क्यों लगाया जाता है? नोर लगाया जाता है दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए, नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए।
या फिर ऐसे कह लो, नोर लगाया जाता है दो ऑल्टरनेटिव्स का निगेशन करने के लिए। निगेशन मतलब उनको निगेट करने के लिए। या फिर ऐसे कह लो, नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, या दो अल्टरनेटिव्स का निगेशन करने के लिए नोर कंजंक्शन को लगाया जाता है। तो नोर कंजंक्शन ने क्या किया, दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को जोड़ दिया, या दो अल्टरनेटिव्स को जोड़ते हुए निगेशन कर दिया, निगेट कर दिया, दोनों को मना कर दिया कि दोनों लाइक नहीं करती है वो। नाइदर को लगाया गया कोरिलेट करने के लिए, और चूंकि नाउन से पहले लगाया गया, क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। ये इसका फंक्शन हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया। एक सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा द स्टूडेंट्स नाइदर the students nor the teachers were ready for the change। इतनी बात लिखी मैंने। अब देखो, नोर कंजंक्शन लगाया गया है द टीचर्स को और द स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए। ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, नाउन है ये भी नाउन है। यानी कि दो नाउन को जोड़ने के लिए नोर कंजंक्शन को लगाया गया है, और नाइदर को लगाया गया है इस नाउन से पहले। तो नाइदर क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। देखिए कैसे पता चलेगा नाइदर को कहाँ लगाना है, नोर का फंक्शन देखकर। नोर जिसको जोड़ने के लिए लगाया गया है, नोर अगर नाउन को जोड़ने के लिए लगाया गया है, तो नाइदर को भी नाउन से पहले होना चाहिए। यहाँ कहीं बीच में नाइदर लिख देता तो गलत हो जाता, उठा के यहीं पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोरिलेटिव फंक्शन में है, तो कोरिलेट करने के लिए नाइदर को उससे पहले ही लिखा जाता है जिसको नोर कंजंक्शन जोड़ने के लिए आया हो। अच्छा, एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगर यहाँ पर टीचर्स लिखा है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लिखा है, तो आपने वर्ब कर दी वर। लेकिन यहाँ पर अगर टीचर लिखा होता, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर लिखा होता, तो आप वर्ब लिखते वाज। मतलब आपकी जो वर्ब है वो एग्री करेगी उस सब्जेक्ट से जो वर्ब के करीब हो। इस सब्जेक्ट का वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इसको द स्टूडेंट लिखिए, या द स्टूडेंट्स लिख दीजिए। सब्जेक्ट आपका यहां पर सिंगुलर है, यहां पर प्लूरल है। फिर आपने नोर लगाया, यहां पर नाइदर लगा हुआ है। यहां पर एक सिचुएशन में आपने टीचर लिखा, एक सिचुएशन में आपने टीचर्स लिखा। तो ये जो सब्जेक्ट है, नोर कंजंक्शन से जोड़ा गया जो सब्जेक्ट है, यह वो सब्जेक्ट जो वर्ब के सबसे करीब है, जो वर्ब के करीब है, सुनिए मेरी बात को, जो वर्ब के करीब है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर वर्ब एग्री करेगी, उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर वर्ब होगी। जैसे टीचर के केस में आप क्या लगा दोगे, वाज। टीचर्स के केस में आप क्या लगा दोगे, यहां पर वर लगा दोगे। यहां पर सिंगुलर है, प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं है। इतनी बात जो है यहां पर ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मैंने लिखा द वेदर वाज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। अब देखिए ये क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव। ये द वेदर आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब लिखते ही आपको इतनी बात समझ में आ गई कि क्या आएगा उसके बाद, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट है क्या, हमारे दो कॉम्प्लीमेंट हैं जो कि एडजेक्टिव के पार्ट ऑफ स्पीच में है। दो एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बनाया गया है। कॉम्प्लीमेंट हो गया फंक्शन, एडजेक्टिव हो गया इनका पार्ट ऑफ स्पीच। दो एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बनाया गया है नोर कंजंक्शन से जोड़ते हुए। और नोर कंजंक्शन दो नेगेटिव अल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, दो अल्टरनेटिव्स का निगेट करने के लिए लगाया जाता है कि ना तो वो हॉट है ना कोल्ड है। अब जिसको जो है नोर कंजंक्शन जोड़ रहा है वो है एडजेक्टिव, तो नाइदर को भी एडजेक्टिव से पहले लगाओगे। एडजेक्टिव से पहले लगाओगे, अगर एडजेक्टिव के लिए नाइदर आया तो नाइदर किस फंक्शन में है, एडवर्ब के फंक्शन में। इतनी सी बेसिक चीज है यहां पर। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, अगले बोर्ड पर चलता हूं। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, शी कैन या शी विल नाइदर सिंग नोर
डांस एट द पार्टी। फिर से वही बात, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। आपको चाहिए थी मेन वर्ब, आपके पास है दो मेन वर्ब जिसको नोर कंजंक्शन से आपने जोड़कर लिखा हुआ है। ये हो गई आपकी दूसरी मेन वर्ब, ये हो गई आपकी पहली मेन वर्ब। दो मेन वर्ब को ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरह जोड़ा गया है नोर कंजंक्शन के द्वारा, ना इधर नोर कोरिलेट कंजंक्शन के द्वारा। दोनों को निगेट किया गया है कि ना तो ये काम करेगी ना ये करेगी। अब ये जो डांस है, ये जो नोर है, इन दोनों को जोड़ने के लिए नोर कंजंक्शन आया है। नोर कंजंक्शन ने जोड़ा है मेन वर्ब को, तो नाइदर को भी मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। नाइदर अगर मेन वर्ब से पहले लगा है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया है, तो इसका मतलब वो एडवर्ब है। सेंटेंस एकदम सही है। अब देखो ग्रामेरियंस के हिसाब से इस सेंटेंस को और ज्यादा फॉर्मल बनाने के लिए या सेंटेंस में जो निगेशन है उस निगेशन को एम्फेसाइज करने के लिए एडवर्ब से भी सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है। और एडवर्ब क्या है हमारा? नाइदर। तो नाइदर से भी जो है इस सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है। नाइदर, अब देखिए नाइदर क्या है? एक नेगेटिव एडवर्ब है। नेगेटिव एडवर्ब है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि जब नेगेटिव एडवर्ब से किसी सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है तो सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। हम नाइदर को लिख क्यों रहे हैं? सेंटेंस हमारा ये भी सही है, ये लिखना हमारी चॉइस है। सेंटेंस को ज्यादा फॉर्मल बनाने के लिए सेंटेंस में जो निगेशन है, जो निगेशन का मीनिंग है, उस निगेशन को एम्फेसाइज करने के लिए कि जो लिसनर है वो सबसे पहले नाइदर वर्ड सुनेगा। नाइदर का मतलब निगेशन है एक तरह का। नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है नॉट आइदर, नॉट आइदर। तो नॉट का सेंस इसमें रहता है। तो निगेशन को एम्फेसाइज करने के लिए जो सुनेगा सेंटेंस को सबसे पहले नाइदर सुनेगा, उसको पता चल जाएगा कि निगेट किया जा रहा है आगे के दो ऑप्शंस को। तो उस निगेशन को एम्फेसाइज करने के लिए नाइदर एडवर्ब को शुरू में लिखा जा सकता है। और नाइदर एक नेगेटिव एडवर्ब, और नेगेटिव एडवर्ब से जब किसी सेंटेंस की, जब किसी क्लोज की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, तो उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो फिर सेंटेंस को लिखा जाना चाहिए नाइदर विल। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब उल्टी स्ट्रक्चर, जो हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। नाइदर विल शी सिंग नोर डांस एट द पार्टी। ठीक है, कंजंक्शन अपना वहीं पर रहा। कंजंक्शन ने दो वर्ब को जोड़ दिया और दोनों वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखी हैं, वैसे जैसे इंटरोगेटिव इन्वर्टेड स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। विल हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है और ये है एक नेगेटिव एडवर्ब। अब इसी प्रकार से हम जो अभी मैंने पहले सेंटेंस लिखवाया था उसको भी लिखा जा सकता है। भाई नाइदर एक एडवर्ब है। अगर हम इसको और ज्यादा फॉर्मल वे में लिखना चाहते हैं, इस निगेशन को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, इस निगेशन पर जोर देना चाहते हैं, तो हम नाइदर से, जो कि एक नेगेटिव एडवर्ब है, जो कि एक नेगेटिव एडवर्ब है, नाइदर से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी नेगेटिव एडवर्ब से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको फॉर्मल वे में नहीं, हम उसको इन्वर्टेड वे में लिखते हैं। इन्वर्टेड वे का मतलब है हम उसको उल्टी स्ट्रक्चर में लिखते हैं। मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या है सब्जेक्ट? द वेदर। वही स्ट्रक्चर जो हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। नाइदर वाज द वेदर हॉट नोर कोल्ड। इतनी सी बात है। अब इसको आप जिस तरह चाहे अपने नोट्स में लिख लें, मैं जो बोलता जा रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दिया करें। लिख तो आप लेंगे ही, लिखने में तो आपने महारत हासिल कर ही ली होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी स्पोक नाइदर क्लियरली नोर कॉन्फिडेंटली। अब देखिए नोर कंजंक्शन से जोड़ा गया है दो एडवर्ब मैनर को। कॉन्फिडेंटली क्या है? एडवर्ब मैनर है। क्लियरली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। इन दो एडवर्ब मैनर को, और एडवर्ब मैनर है किसके लिए? ये दोनों के दोनों एडवर्ब मैनर आए हैं स्पोक मेन वर्ब का, जो कि हमारी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, स्पोक मेन वर्ब का मैनर बताने के लिए। किसी वर्ब का या किसी एक्शन का, किसी
कोई भी एक्शन होता है या किया जाता है तो उसका एक मैनर होता है, उस मैनर को बताने के लिए हमने एडवर्ब मैनर लगाए। लेकिन दोनों एडवर्ब मैनर को हमने नोर कंजंक्शन से जोड़कर लगाया, मतलब नेगेटिव अल्टरनेटिव्स के रूप में जोड़कर लगाया है, दोनों को अल्टरनेटिव्स की तरफ लगाया और उसका निगेशन कर दिया। अब चूंकि हमने एडवर्ब मैनर को जोड़ने के लिए नोर कंजंक्शन को लगाया है तो हमारा जो नाइदर है वो भी एक एडवर्ब ही होगा, चूंकि वो भी इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आया होगा। सेंटेंस सही है। अब इसके निगेशन को अगर एम्फेसाइज करना है, इसको और ज़्यादा फॉर्मल वे में लिखना है तो नाइदर से स्टार्ट कर दो सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखोगे नाइदर डिड शी स्पीक क्लियरली नोर कॉन्फिडेंटली। ठीक है, ये ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है, ज़्यादा पोलाइट माना जाता है, इसमें आप निगेशन को एम्फेसाइज कर देते हैं। अब देखो, अभी तक बात हो रही थी कि नॉर कंजंक्शन ने नाउन को जोड़ दिया, जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ दिया, एडजेक्टिव को जोड़ दिया, एडवर्ब को जोड़ दिया, मतलब अभी तक वर्ड्स और फ्रेजेस जोड़ने की बात हो रही थी। अब मैं नॉर कंजंक्शन के द्वारा आपको क्लोज जोड़ के दिखाता हूं, और जो कि आपका जो सेंटेंस है उसमें भी क्लोज को जोड़ा गया है नॉर कंजंक्शन के द्वारा। तो जब नॉर कंजंक्शन के द्वारा कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, क्लोजेस को जोड़ सकता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है। तो नॉर कंजंक्शन के द्वारा जब क्लोजेस को जोड़ा जाता है तो किस तरह के स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है, किस तरह के हमें जो है वर्ड्स के अरेंजमेंट को चूज करना है। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा नाइदर सी कैन स्विम, कोमा लगाया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कोमा लगाया जाता है। नाइदर सी कैन स्विम नॉर सी कैन राइड अ बाइक। अब देखिए, नॉर कंजंक्शन कहाँ लगा हुआ है? नॉर कंजंक्शन लगा है इस पूरी की पूरी क्लोज से पहले। ये क्लोज टू कंसीडर कर लो। और चूंकि नॉर कंजंक्शन एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये जो क्लोज है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज इसलिए क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट का मतलब है सेम ऑर्डर। कोऑर्डिनेट का मतलब होना है अगर हम दो शब्दों को, दो लोगों को, दो सिचुएशन को कोऑर्डिनेट कहते हैं तो कहते हैं कि वो सेम ऑर्डर में है। ऑर्डिनेट ऑर्डर को रिफर करता है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब है को ऑर्डर में होना, सेम ऑर्डर में होना, सेम रैंक पे होना, सेम लेवल पे होना। इसीलिए इस क्लोज को कोऑर्डिनेट कहा जाता है, क्योंकि ये वाली जो क्लोज है इस वाली क्लोज के सेम ऑर्डर पे होती है, सेम रैंक पे होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज की नहीं, सबऑर्डिनेट क्लोज सब ऑर्डर पर होती है, सब लेवल पर होती है, वो एक डिपेंडेंट क्लोज होती है मेन क्लोज पर। कोऑर्डिनेट क्लोज जो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। ऐसा हो सकता है कि उसकी मीनिंग में चार चांद लगा रही हो, लेकिन इसका अपना एक मीनिंग हो सकता है। आप कहीं पर लिखो सी कैन राइड ए बाइक, तो ये एक मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, अपने मीनिंग और एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसको भी कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। अच्छे, तो बेसिक बातें हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं। फिलहाल इतना समझिए कि नॉर कंजंक्शन के द्वारा एक क्लोज को अगर जोड़ा जा रहा है तो नाइदर भी उस क्लोज से पहले लगेगा। नॉर कंजंक्शन के द्वारा अगर एक क्लोज को जोड़ा जा रहा है तो नॉर कंजंक्शन उस पूरी क्लोज से पहले आएगा। जब नॉर कंजंक्शन उस पूरी क्लोज से, पूरी कोऑर्डिनेट क्लोज से पहले आएगा तो नाइदर भी जो है उस पूरी क्लोज से पहले लिखा जाएगा। और नाइदर को अगर आप पहले लिखोगे तो नाइदर इस फंक्शन में भी, इस सिचुएशन में भी एक नेगेटिव एडवर्ब की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये भी एक नेगेटिव एडवर्ब होता है। नाइदर को लगाया क्यों गया है? नाइदर को लगाया गया है सी कैन स्विम में, ये जो स्विम वाली एक्टिविटी है इसको निगेट, इसके मीनिंग को निगेट करने के लिए, वर्ब के या एक्शन के मीनिंग को नेगेट करने के लिए नाइदर को लगाया गया है। और वर्ब और एक्शन के मीनिंग को नेगेट करने के लिए लगाया जा रहा है तो अभी भी वो नेगेटिव एडवर्ब की तरह ट्रीट किया जाएगा। और नेगेटिव एडवर्ब को अगर आपने शुरू में लगा दिया तो फिर से आपको इस क्लोज को जो है इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना चाहिए। मतलब आपको लिखना चाहिए नाइदर कैन सी स्विम नॉर सी कैन राइड अ बाइक। ठीक है, आपने जैसे ही देखा कि नाइदर जो है, नाइदर से एक क्लोज स्टार्ट हो रही है, नाइदर से एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आपने उस क्लोज को क्या लिख दिया? इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दिया, उसको फॉर्मल बनाने के लिए। ये बात इतनी तो बात सही है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने अभी भी एक गलती की हुई है। क्या ये सेंटेंस सही है? आपने इस क्लोज को तो इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दिया क्योंकि आपने नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की क्लोज की शुरुआत की,
तो आपने इस क्लोज को तो इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अगर आप इस क्लोज को देखेंगे तो इस क्लोज में अभी भी एक गलती है और इसी वजह से ये सेंटेंस जो है गलत कंसीडर किया जाएगा। एक्चुअली में मैंने शुरू में बताया था कि नोर कंजंक्शन पैरेलल स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। आपने ये वाली स्ट्रक्चर तो लिख दी इन्वर्टेड फॉर्म में और ये वाली स्ट्रक्चर को आपने लिखा हुआ है सिंपल फॉर्म में, जिस स्ट्रक्चर को आप असर्टिव में यूज करते हैं। तो आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो क्लोज है, इसको भी इन्वर्ट करना पड़ेगा इन दोनों को पैरेलल लाने के लिए। तो आपको सही सेंटेंस लिखना पड़ेगा, नाइदर कैन सी स्विम नोर कैन सी राइड अ बाइक। अब देखिए नोर कंजंक्शन ने क्या किया, नोर एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन था, दो कोऑर्डिनेट क्लोजेस को जोड़ दिया और जिस क्लोज को जोड़ा वो दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर में है, यानी कि पैरेलल स्ट्रक्चर को जोड़ा। और दूसरी बात ये कि नोर कंजंक्शन से जब हमने इस वाली स्ट्रक्चर को भी हमने इन्वर्टेड कर दिया तो हम यहाँ पर भी उस निगेशन को एम्फेसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर भी उस निगेशन को एम्फेसाइज कर रहे हैं। नाइदर नोर को लिखा हमने शुरू में इसीलिए है। तो ये जो निगेशन का जो कंटिन्यूएशन है ये बना रहता है। यहाँ पर अगर आपने किसी क्लोज को शुरू में निगेट कर दिया, निगेशन दिखा दिया, नहीं का मीनिंग दिखा दिया, नेगेटिव का मीनिंग दिखा दिया, तो यहाँ पर भी आप उस मीनिंग को उस टोन को एम्फेसाइज करते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि निगेशन के कंटिन्यूएशन को एम्फेसाइज करता है। इस तरह से स्ट्रक्चर को लिखना, निगेशन के कंटिन्यूएशन को, ठीक है, वो जो निगेशन का टोन, निगेशन की थीम, निगेशन का मीनिंग आप सेंटेंस में यहां से लेके चले थे, उसी मीनिंग को यहां पर कन्वे करके चलते हैं आप, उसी मीनिंग को कंटिन्यू करके चलते हैं आप जब इस स्ट्रक्चर को भी इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। निगेशन के कंटिन्यूएशन को एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइज करता है इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में लिखना। ये बेसिक चीजें हो गई। अब जरा वापस आते हैं अपने सेंटेंस पे। ये इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इतने एग्जाम्पल मेरे ख्याल से जरूरी थे। नाइदर नोर में अब कभी जीवन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखने की कोशिश करेंगे तो नोर कंजंक्शन लिखा हुआ है और नोर कंजंक्शन के बाद इन्वर्टेड स्ट्रक्चर लिखी हुई है। यहाँ पर लिखी हुई है पहले मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब कहूंगा मैं, यहाँ पर लिखी हुई है लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट और अबाउट कन्फर्मेशन यानी कि प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, मतलब क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। मतलब नोर इज इट अबाउट कन्फर्मेशन, नोर वर्ब सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखी हुई है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर लिखी हुई है। अब आइडियल वे में होना तो ये चाहिए कि जब हमने देखा कि नोर कंजंक्शन के बाद इन्वर्टेड स्ट्रक्चर लिखी हुई है तो हमने इस वाली स्ट्रक्चर को भी इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना चाहिए। हमें इस वाली स्ट्रक्चर को भी लिखना चाहिए था, नाइदर इज इट रिलेटेड। आइडियल वे में तो ये होना चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन की लोकेशन, कंजंक्शन की पोजीशन के हिसाब से नाइदर की पोजीशन तय होगी। जब हमने देखा कि नोर कंजंक्शन पूरी की पूरी क्लोज को जोड़ने के लिए आया है और पूरी की पूरी क्लोज से पहले लिखा हुआ है, इसीलिए हमने उसी क्लोज को इन्वर्टेड फॉर्म में भी ले आए। तो इस नोर की पोजीशन के हिसाब से जो हमने तय कर लिया, पहले हमने नोर कंजंक्शन को देखा, आइडियल वे में ये होना चाहिए कि पहले हमने नोर कंजंक्शन को देखा और ये देखा कि नोर कंजंक्शन पूरी की पूरी क्लोज को जोड़ने के लिए आया है और उस क्लोज को हमने इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो इट मींस नाइदर भी पूरी क्लोज से पहले लिखा जाना चाहिए, और जब नाइदर भी पूरी क्लोज से पहले लिखा जाना चाहिए तो नेगेटिव एडवर्ब से क्लोज की शुरुआत होगी। नेगेटिव एडवर्ब से क्लोज की शुरुआत होगी तो सब उसको जो है निश्चित तौर पर से इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा। तो आइडियल वे में तो ये होना चाहिए था कि हम नोर कंजंक्शन को देखते और ये पता करते कि नोर कंजंक्शन को देखकर हमें ये पता लगता कि पूरी की पूरी क्लोज को जोड़ने के लिए आया है और उस क्लोज को इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिखा गया है। इट मीन्स नाइदर को भी पूरी क्लोज से पहले होना चाहिए और नाइदर नेगेटिव एडवर्ब पूरी क्लोज से पहले होगा तो नेगेटिव ये जो स्ट्रक्चर होगी इन्वर्टेड फॉर्म में होगी। आइडियल वे में ये होना चाहिए था। लेकिन चूंकि जब इस तरह से सेंटेंसेस को, हमारे जो कॉमन एरर्स की जो ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, इसमें जो इस तरह का डिवीजन होता है तो यहाँ पर ये जरूरी होता है, यहाँ पर एक इस तरह का पैटर्न है, यूजुअल पैटर्न है कि शुरू वाले को सही कंसीडर करते जाओ और उसके हिसाब से बाद वाली इंफॉर्मेशन में गलती निकालने की या बाद वाली इंफॉर्मेशन को जो है गलत कहने की या उसमें इंप्रूवमेंट की कोशिश करो।
तो अगर इस हिसाब से देखेंगे, इस यूजुअल पैटर्न को फॉलो करेंगे जो कि सभी सेंटेंसेस के लिए वैलिड है, और ये कंसीडर करेंगे कि इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, नाइदर रिलेटेड, रिलेटेड एडजेक्टिव हो गया जो कि सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट बन रहा होगा, और चूंकि एडजेक्टिव से पहले नाइदर लिखा है तो वो एडवर्ब हो गया। रिलेटेड टू प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आ गए पैसिविटी एंड वीकनेस, एंड कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन ने टू प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, पहला पैसिविटी और दूसरा वीकनेस। फिर हमने नोर कंजंक्शन लगाया। अब चूंकि नाइदर एडवर्ब के रूप में रिलेटेड एडजेक्टिव से पहले लिखा था, तो नोर कंजंक्शन को भी आप एडजेक्टिव से पहले लिखो, और एडजेक्टिव से पहले लिखने का मतलब है कि इस कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो रही है, यही तो एडजेक्टिव फ्रेज हो रही है, इस एडजेक्टिव फ्रेज से ही पहले लिखो। अगर नाइदर को एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव से पहले लगाया गया है, तो इट मींस नोर कंजंक्शन एडजेक्टिव फ्रेज को जोड़ने के लिए आया होगा, और एडजेक्टिव फ्रेज है हमारी अबाउट कन्फर्मेशन, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज के फंक्शन में है। अगर नाइदर एडवर्ब को रिलेटेड एडजेक्टिव से पहले लगाया गया है, तो इसका मतलब नोर कंजंक्शन दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा होगा, और दूसरा एडजेक्टिव हमारा अबाउट कन्फर्मेशन जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव के फंक्शन में है, तो इज इट को हटाना पड़ेगा। सीधे आप लिखिए इट इज नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस नोर अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कन्फर्मेशन, अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी, और फिर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया इस कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी को अल्टरनेट ऑप्शंस की तरह जोड़ने के लिए। मतलब इज इट को हटा के हमने नोर कंजंक्शन को अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी इस प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले लिख दिया, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज के फंक्शन में आ गई, और चूंकि ये एडजेक्टिव फ्रेज के फंक्शन में है तो नोर इससे पहले लगा हुआ है, इट मींस दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए नोर कंजंक्शन को लगा दिया, और दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए नोर कंजंक्शन लगा दिया, तो हमारा जो नाइदर है वो भी एक एडजेक्टिव से पहले लिखा है, और चूंकि नाइदर एक एडजेक्टिव से पहले लिखा है तो वो एडवर्ब के फंक्शन में आ गया। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को सही किया, या यहां पर हमने गलती बताकर चले। 53 का थर्ड ऑप्शन में गलती है। 54 पर चल लेते हैं। सी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर। सी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, देखिए पिक्ड ऑन का मीनिंग जरा अलग होता है। पिक के बारे में समझ लेते हैं, फिर पिक ऑन के बारे में समझ लेंगे, फिर ट्रेल का मतलब क्या होता है ये समझ लेंगे, फिर क्या सही स्ट्रक्चर होनी चाहिए, क्या सही शब्द होने चाहिए, जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए किस स्ट्रक्चर में होने चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, वो शब्द देख लेंगे। पिक जो है एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और पिक का मतलब होता है टू चूज समवन or something from a group of people or things, या फिर यूं कह लीजिए to take something or someone and leave others। टू टेक समवन और समथिंग एंड लीव अदर्स। अगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आपने इसको जो है टेक कर लिया, बाकियों को छोड़ दिया, इसको जो है टेक कर लिया, तो आपने क्या कर लिया, इसको पिक कर लिया। पिक ऑन का मतलब समझ लेते हैं। पिक ऑन का क्या मतलब होता है? पिक ऑन, देखिए पिक ऑन समवन अगर लिखा रहेगा, तो पिक ऑन समवन का मतलब हो जाता है टू क्रिटिसाइज, अनॉय और पनिश। टू क्रिटिसाइज, अनॉय और पनिश समवन रिपीटेडली एंड अनफेयरली। आप रिपीटेडली अनफेयरली किसी एक ही पर्सन को बार बार क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, उसको बार बार पनिश कर रहे हैं, आपने क्या कर लिया, उसको पिक ऑन कर लिया। इस तरह के मीनिंग में पिक ऑन आ जाता है। अगर पिक ऑन समथिंग लिखा हुआ है आपके सामने, तो पिक ऑन समथिंग का मतलब हो जाता है टू चूज समथिंग फॉर स्पेशल अटेंशन।
अगर आपने किसी चीज को या किसी एक्टिविटी को पिक ऑन कर लिया, आपने उसको स्पेशल अटेंशन देने के लिए उसको चूज कर लिया, तो ये पिक ऑन है। आप अगर अपने सेंटेंस में देखेंगे तो सी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर, एक्चुअली में पिक ऑन यहाँ पर किसी लॉजिकल मीनिंग को दे नहीं रहा। अगर आप इसको सिंटैक्टिकली सही मान भी लो कि पिक ऑन हो गई एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की फ्रेजल वर्ब, उसके बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट, तो जब आप इस ट्रेल के मीनिंग को देखोगे ना, इस ट्रेल का क्या मतलब होता है, ट्रेल का जो मीनिंग है, ट्रेल जो वर्ड है इसका मतलब होता है अ सीरीज ऑफ मार्क्स दैट इज लेफ्ट बाय समवन और समथिंग, समवन और समथिंग, सीरीज ऑफ मार्क्स, निशानों की वो सीरीज जो किसी के द्वारा छोड़ी गई हो। जब कोई पर्सन चलता है, जब कोई पर्सन किसी कच्ची मिट्टी पर चलेगा तो अपने पैरों के नीचे पैरों के निशान छोड़ देता है पीछे, उन्हीं को कहा जाता है ट्रेल्स। उन पैरों के निशानों की जो सीरीज है उसी को कहा जाता है ट्रेल्स। मैं यहाँ पर जो है एक इमेज मैंने लगवाई है, ये जरा ध्यान से देखोगे इसको। ये कोई पर्सन यहाँ से चल के गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से कदम रख के गया, तो ये जो सीरीज ऑफ मार्क्स है, सीरीज ऑफ फुट मार्क्स है, इसी को कहा जाता है ट्रेल। ये किसी टाइगर की, किसी चीते के पद चिन्ह है, उसके फुट मार्क्स है, वो यहाँ से चलता हो गया तो पीछे जो वो निशान छोड़ गया, पीछे जो सीरीज ऑफ मार्क्स छोड़ गया, इन्हीं को कहा जाता है ट्रेल। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ट्रेल को, किसी स्पेसिफिक ट्रेल को चूज कर लिया गया। सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में पिक्ड ऑन द ट्रेल नहीं, पिक्ड अप द ट्रेल, पिक अप द ट्रेल एक इडियम होता है, यह एक इडियोमेटिक फ्रेज है। पिक अप द ट्रेल एक इडियोमेटिक फ्रेज है। और क्या मतलब होता है इसका मतलब जानने के लिए पहले पिकअप के मतलब को समझ लीजिए। पिकअप का एक मतलब हो जाता है टू लिफ्ट समवन और समथिंग, कोई चीज रखी हुई है, आपने उसको ऊपर उठा दिया तो आपने पिक अप कर दिया। आप यहाँ पर एडवर्ब को समझा देता हूं, पिकअप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटेंस में भी आपके सामने आ सकती है। पिक अप, अब जो है यहाँ पर एडवर्ब होता है, एडवर्ब प्लेस की तरह काम करता है। पिक अप का मतलब हो जाएगा टू लिफ्ट समवन और समथिंग अप। अप मतलब ऊपर की साइड को, डाउन मतलब नीचे की साइड को। दूसरा मीनिंग यहाँ पर आ जाता है टू लर्न और एक्वायर न्यू स्किल्स। कोई नई इंफॉर्मेशन है, कोई नई स्किल्स है, आपने उसको एकदम से अक्वायर कर लिया, लर्न कर लिया, तो आप क्या कहते हो कि यार ये बहुत जल्दी पिकअप कर गया। जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, जो स्किल, जो चीज़ सिखाई जा रही थी, उसको एकदम से पिकअप कर दिया। कई बार आपका दोस्त आपसे कहता है पिकअप द फोन, आपके फ़ोन की घंटी बज रही है, पिकअप द फोन, तो फ़ोन को उठाकर जो है रिसीव कीजिए, कॉल को रिसीव कीजिए, उस मीनिंग में भी आ जाता है। ठीक है, टू इंक्रीज या टू इम्प्रूव के मीनिंग में भी आ जाता है। और भी सिंटैक्स के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से और भी जो है पिकअप के मीनिंग हो सकते हैं। लेकिन जो हम ट्रेल की बात कर रहे थे, उस ट्रेल पर जरा थोड़ा सा और फोकस करते हैं। देखिए, पिक अप द ट्रेल जो ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये कहाँ से आया होगा। जब हम ट्रेल के बारे में समझते हैं तो ट्रेल तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ट्रेल तो किसी एनिमल की हो सकती है। ये एक एनिमल है चीता, उसकी ट्रेल है, उसके फुट मार्क्स की सीरीज है। ये किसी पर्सन के फुट मार्क्स की सीरीज है। और ध्यान से देखोगे तो जब कोई, आपने देखा होगा कच्चे जो फ्लैट, जो किसी भी तरह की सरफेस हो, जो कच्ची मिट्टी होती है, उस पर जब लोग बार बार चलते रहते हैं तो ये एक रास्ता बन जाता है जो कि पैरों से भी बनता है। इसके लिए कोई आपने कंक्रीट या रोड रोलर वहां पे लेके नहीं गए, कोई इंजीनियरिंग, कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया, लोग चलते गए और ये रास्ता जो है यहाँ पर वो पद चिन्हों से, उनके फुट मार्क से ये रास्ता बनता चला गया। तो इसको भी ट्रेल कह देते हैं। आपने कोई काम किया या आपने कोई क्राइम किया, आप पीछे जो है एविडेंस छोड़ते गए, वो भी एक ट्रेल हो गई। एक के बाद आपने एक एविडेंस छोड़ा, कोई जो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा, वो उस इंफॉर्मेशन को, उस क्लूज को पकड़कर आप तक पहुंच जाएगा। तो आप भी जो है एविडेंस की ट्रेल छोड़ते गए पीछे। तो ट्रेल वो सारे मार्क्स जो किसी के द्वारा पीछे छोड़ दिए गए हो, मेटाफोरिकल सेंस में उन सारे मार्क्स को ही हम
ट्रेल कह देते हैं। अब देखिए जैसे ये चीता एक एनिमल है, जब ये चल रहा है तो ये अपने पीछे फुटमार्क्स छोड़ रहा है, इन फुटमार्क्स को ही ट्रेल कहा जाता है बेसिकली। अब पिकअप द ट्रेल कहां से आया होगा? पिक अप द ट्रेल एक्सप्रेशन जो है, ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, यहीं से आया है। ये हंटिंग या ट्रैकिंग की एक्टिविटी से ही ये एक्सप्रेशन आया है। सपोज कीजिए कि कोई हंटर किसी एनिमल को ढूंढ रहा है, तो किसी एनिमल को ढूंढने का क्या तरीका है कि उस एनिमल के फुट मार्क्स को फॉलो करें, यानी कि उस एनिमल के द्वारा जो छोड़ी गई ट्रेल है, जो फुट ट्रेल है, उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करके वो उस एनिमल तक पहुंच जाएगा और उसको हंट कर देगा। तो जब कोई हंटर किसी एनिमल के फुट मार्क्स को, पीछे छोड़े गए फुट मार्क्स को, ट्रेल को फाइंड कर लेता है, तभी हम कह सकते हैं सी पिक्ड अप द ट्रेल एंड फॉलोड इट। ठीक है, अगर कोई हंटर इस छोड़ी गई ट्रेल को फाइंड कर लेता है, इस इंफॉर्मेशन को, इस क्लू को फाइंड कर लेता है, तो उसी को हम कह सकते हैं पिक अप द ट्रेल। ठीक है, तो बस यही है इसका सेंस। और क्या लिखवाऊं, क्या डेफिनेशन लिखवाऊं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो सी पिक्ड अप द ट्रेल एंड followed it to hunt tiger, to hunt a tiger, to hunt the tiger लिखूंगा मैं। ठीक है, to hunt the tiger, क्योंकि स्पेसिफिक टाइगर हो गया ना, जब ट्रेल मिल गई तो उसकी कौन से वाले टाइगर की बात की जा रही है, जिसकी हमें ट्रेल मिल गई। तो इस तरह से जो है पिकअप द ट्रेल का ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का इजाद हुआ होगा, इस तरह से जो है ये स्पीच में आया होगा। अभी देखिए पिक अप द ट्रेल का एक मेटाफोरिकल सेंस और हो सकता है। पिक अप द ट्रेल का मतलब हो सकता है मेटाफोरिकली, लिटरली तो यही मीनिंग है। लिटरल मीनिंग तो यही है कि आपने जो है उस ट्रेल को फाइंड कर लिया। इसका एक मेटाफोरिकल सेंस भी हो सकता है, और मेटाफोरिकल सेंस है पिक अप द ट्रेल का मतलब टू फाइंड क्लूज और इंफॉर्मेशन। आप अगर किसी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर गए, आपको कोई क्लू मिल गया, तो आप क्या कहते हैं? आपने पिकअप, यू हैव पिक्ड अप द ट्रेल। ठीक है, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी पिक अप द ट्रेल जो है मेटाफोरिकली यूज की जा सकती है टू फाइंड क्लूज और इंफॉर्मेशन को। वापस आते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने जो है यही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लिखा था। जो इसके बारे में जानता समझता था वो इसको सही कर लेता। पिकअप लगाना था, यहाँ पर सून एडवर्ब लग गया, सून आफ्टर दोनों के दोनों एडवर्ब टाइम लगे हैं बात के लिए, बताने के लिए। ये हो गया आपके सामने 54। 55 पर चल लेते हैं। Internet service provider ISP should provide us with open networks and should not block or discriminate for any application or content that rides over those network। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये पूरा का पूरा क्या है? एक कंपाउंड नाउन है, किसी एक यूनिट का, किसी एक एंटिटी का नाम होता है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये वो एंटिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरनेट की सर्विस को हमें प्रोवाइड कराती हैं। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो को कहा जा सकता है, क्या आइडिया को कहा जा सकता है, वोडाफोन आइडिया है ना, इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जा सकता है अगर ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है तो। और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मुझे ज़्यादा के नाम याद नहीं है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन हो गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, आईएसपी इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। शुड यहाँ पर मोडाल लग गया सजेशन देने के लिए। प्रोवाइड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, प्रोवाइड मेन वर्ब के बाद चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, और विद लगाया जाता है प्रीपोजिशन जो है प्रोवाइड के साथ। प्रोवाइड समवन विद समथिंग, ये स्ट्रक्चर होती है। यहीं पर ये लिखी हुई है, प्रोवाइड समवन विद समथिंग, और समथिंग की जगह क्या लिखा हुआ है? ओपन नेटवर्क्स। विद प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया ओपन नेटवर्क्स। नेटवर्क्स हो गया नाउन, ओपन हो गया इसके लिए एडजेक्टिव। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया गया, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर जोड़ा गया एक सब्जेक्ट के दो प्रेडिकेट को। पहला प्रेडिकेट हो गया शुड प्रोवाइड अस विद ओपन नेटवर्क्स, दूसरा प्रेडिकेट है शुड नॉट ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट।
तो शुड यहाँ पर फिर से एक मॉडल लग गया सजेशन देने के लिए या राइट थिंग टू डू बताने के लिए। नोट यहाँ पर एडवर्ब है जो कि मेन वर्ब से पहले आया है। एक्चुअली में कोई एक मेन वर्ब नहीं है, दो मेन वर्ब है। अब देखिए जो पहली वाली मेन वर्ब है ब्लॉक, ये एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, ये लिखा है एनी एप्लीकेशन और कंटेंट, दोनों ऑब्जेक्ट को भी और कंजंक्शन से जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो दूसरी वाली वर्ब है और कंजंक्शन के द्वारा और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा दो अल्टरनेट इंफॉर्मेशन को जोड़ा गया है, और दोनों अल्टरनेट इंफॉर्मेशन वर्ब है। पहली वाली वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि अपने ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेगी एनी एप्लीकेशन और कंटेंट को, लेकिन जो दूसरी वाली वर्ब है आपकी वो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। तो अब इस नाउन फ्रेज को इससे जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं अगेंस्ट आती है, ठीक है। तो इस अगेंस्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। अब देखिए किस तरह से आपने जोड़ा, ब्लॉक एक ट्रांजिटिव वर्ब थी, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा एनी एप्लीकेशन और कंटेंट, और डिस्क्रिमिनेट एक इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख नहीं पाओगे तो एक प्रीपोजिशन लिखोगे, और इस अगेंस्ट का प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कि हमारा एनी एप्लीकेशन और कंटेंट। अब इन दोनों को हमने और से जोड़ दिया, तो ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट जो कॉमन था उसको बाद में लिख दिया कॉमन यूनिट की तरह। इसी तरह से हम जोड़ते हैं, जो कॉमन होते हैं उसे पहले या बाद में साइड में लिख देते हैं। हालांकि जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसमें भी और कंजंक्शन का इस्तेमाल करके दो नाउन को जोड़ा गया है, कंटेंट को और एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन नाउन हो गया, एनी उससे पहले डिटरमिनर लग गया। डैट लगा है एक रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन जो है मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको बता चुका हूं। रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है एनी एप्लीकेशन के लिए नहीं, कंटेंट के लिए लगाया गया है। कंटेंट जो है हमारा सिंगुलर है। डैट राइट्स ओवर दोज, देखो ये जो डैट रिलेटिव प्रोनाउन आया है ये इस पूरी की पूरी फ्रेज के लिए आया है, लेकिन डैट का जो एंटीसीडेंट है वो कंटेंट है, या यूं कह लीजिए कि ये पूरा का पूरा एंटीसीडेंट है। लेकिन चूंकि जब सब्जेक्ट चुनने की बात आएगी तो हम किसे चुनेंगे, जो वर्ब के नजदीक हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं नोर कंजंक्शन के बारे में बता रहा था तो मैं बता रहा था कि हम उसको सब्जेक्ट की तरह लेते हैं जो वर्ब के सबसे करीब हो। तो जब हम डैट को एक सब्जेक्ट लेंगे तो इसका सिंगुलर या प्लूरल किस पे डिपेंड करेगा, जो करीब हो, कंटेंट। हालांकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो कंटेंट के हिसाब से लेंगे। कंटेंट सिंगुलर है हमारा, या अनकाउंटेबल नाउन है, तो डैट भी जो है हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। सब्जेक्ट हो गया, राइट्स उसी हिसाब से मेन वर्ब आ गई, और उसके बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। डैट राइट्स ओवर दोज नेटवर्क, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है दोज नेटवर्क। दोज हो गया डिटरमिनर, और दोज लगाया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो नेटवर्क को नेटवर्क्स कर दिया। इसी तरह से जो है सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करना है। शुरू में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप ये मेहनत कर लोगे, जब आप अपने भीतर के समुद्र का मंथन कर लोगे, तभी आपको जो है बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े रत्न मिलेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।